गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सी टेट के इस चैनल में। आज हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर। आज इसमें हम अक्षांश एवं देशांतर को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे, जो कि भूगोल का एक चैप्टर ज्योग्राफी का है। सबसे पहले आज चलिए हम अक्षांश को समझते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये वो रेखाएं होती हैं जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जितनी भी समानांतर वृत्त होते हैं या रेखाएं होती हैं, उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, यानी पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं हमें दिखाई देती हैं सीधी समानांतर, जिनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, उन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनमें कुछ बीच में रेखाएं आती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है विषुवत वृत्त, यानी पृथ्वी के मध्य में जो रेखा होती है जो कि 0 डिग्री पर पाई जाती है, शून्य अक्षांश पर, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, उसी को हम विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर है। इसको आप कृपया करके याद रखिए, काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन। जब हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में, तो वहां पर कर्क रेखा आती है, यानी उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। यानी दोनों 23.5 डिग्री में, लेकिन उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा है। इसके बाद अगला है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है। यानी जब हम विषुवत वृत्त के उत्तर में जाएंगे 66.5 डिग्री पे, तो उत्तर ध्रुव वृत्त, और जब 66.5 डिग्री हम दक्षिण में जाएंगे तो वो दक्षिण ध्रुव वृत्त वहां पर पाया जाता है। इसके बाद अगला है, इसको थोड़ा सा देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया इस फिगर के माध्यम से समझिए कि ये जो जितनी भी लेटी हुई रेखाएं, जो सीधी रेखाएं हैं, इन्हीं को अक्षांश कहा जाता है। मैंने अभी आपको समझाया लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, इसको इस तरीके से आप इजी तरीके से याद रख सकते हैं। अब इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, और 1 डिग्री यानी 0 डिग्री से आप 1 डिग्री की तरफ जाते हैं तो इसके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर, ये फिक्स है, और हर किसी के बीच में 111 किलोमीटर की ही दूरी होती है। ये जो बिल्कुल मध्य में इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसको हिंदी में विषुवत बोलते हैं। ये जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री पर पाई जाती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का काम कर रही है। इस इक्वेटर के ऊपर आप जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। इसके नीचे आप आएंगे तो ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। ये आपको जो 90 डिग्री लिखा है दिखाई दे रहा है, ये साउथ पोल, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव। चलिए अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी पृथ्वी के जो तापमान के आधार पर या ताप के आधार पर 3 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश पाए जाते हैं, उस पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरे वर्ष में सूर्य जो होता है वो एक बार सिर ठीक सिर के ऊपर होता है, जिससे यहाँ पे ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त होती है, और ऊष्मा यानी हीट, जो एनर्जी गर्मी होती है, सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण का मतलब ही होता है ऊष्मा या गर्मी। सेकंड है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, जिसमें तापमान जो होता है वो ना तो ज्यादा अधिक होता है और ना ज्यादा ही कम, यानी मध्यम होता है, इसी क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। एंड नंबर थर्ड है शीत कटिबंध, यानी उत्तरी ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेके दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, जहाँ पे ठंड बहुत अधिक होती है, या ये कहें कि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश, जो ऊष्मा होती है वो नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये क्षेत्र ठंडा होता है, इसी क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसके बाद अगला है देशांतर। ये जो देशांतर होता है, ये किसी भी स्थान के समय निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड मींस लॉन्ग, लंबी, यानी जो सीधी खड़ी हुई रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर, इन्हीं को देशांतर कहा जाता है। अगर दूसरी
भाषा में समझा जाए तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं अर्धवृत्त बनाती हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है वो समान नहीं होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे इनकी जो दूरी होती है वो कम होने लगती है और ध्रुवों पर पहुंचने के बाद वो शून्य हो जाती है। यानी विषुवत रेखा से अगर हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते इनके बीच का जो अंतर होता है वो 0 डिग्री हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ठीक नीचे की स्थिति दक्षिणी ध्रुव में भी ऐसे ही होती है। और ध्रुवों पर पहुंचने पर ये सभी देशांतरीय रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। इनके बीच की इन रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान नहीं होती है। देशांतरीय रेखाओं के बीच का जो अधिकतम अंतर होता है वो 111.32 किलोमीटर होता है। इसको आप याद रखेंगे। यानी जो सबसे अधिकतम दूरी है इन रेखाओं के बीच की दूरी वो है, यही पेपर में कई बार पूछी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। देशांतर रेखा में सबसे मध्य में एक रेखा होती है जिसको हम प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर पाई जाती है। ये इंग्लैंड के ग्रीनिच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरती है और यहीं से पूरे विश्व का जो समय निर्धारण किया जाता है। अगर देशांतरों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 360 है। यानी देशांतरीय जो रेखाएं हैं वो टोटल 360 है। इसमें एक चीज आप और याद रखेंगे कि अक्षांशीय रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो उनकी कुल संख्या जो है वो 181 है, 181 है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की रेखाओं को हटा दिया जाए तो फिर वो 179 रह जाती हैं। ये भी एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे आप इसको हम थोड़ा सा ग्लोब के माध्यम से समझते हैं, पृथ्वी के माध्यम से। ये देखिए, ये जो सीधी रेखाएं जितनी भी हैं ये जो ध्रुव एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने का काम कर रही हैं, इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, इन्हीं सभी रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। इसके जो मध्य में ये रेड कलर में जो रेखा दिखाई गई है ये प्रमुख यामोत्तर रेखा है जो कि 0 डिग्री पर है। ये ग्रीनविच इंग्लैंड में जो राजकीय वेधशाला है वहां पर ये बनी हुई है। इसके वेस्ट में जाने पर 180 रेखाएं और इसके ईस्ट में जाने पर 180 रेखाएं, यानी टोटल 360 रेखाएं हैं। ये पूरा इसको शो करता है। इसके बाद है देशांतर और समय। यानी जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उनके द्वारा समय कैसे निर्धारित किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में वो यानी 360 डिग्री पूरा घूमती है। अगर हम इसको डिवाइड करके पूरा निकालते हैं तो 1 डिग्री को पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगते हैं पूरा। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस तरीके से हम पूरा एक समय निर्धारित करते हैं। और जो ग्रीनिच वेधशाला है जो 0 डिग्री पर है उसी के द्वारा इस समय का निर्धारण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है इसको थोड़ा सा समझिए कि ग्रीनिच के जितने भी पूर्व में जो देश हैं उनका समय अगर ग्रीनिच से पूरब की तरफ देखा जाएगा तो उसमें वो प्लस करते जाएंगे। यानी अगर मान लीजिए 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो हम अगर इस 0 डिग्री से आगे पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें जितने डिग्री हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे 1 डिग्री हम बढ़े तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा, 2 डिग्री अगर हम बढ़े तो 8 मिनट प्लस हो जाएगा। तो वो उसमें टाइम जुड़ता चला जाएगा। अगर इसी को हम पश्चिम की तरफ करते हैं तो उसमें उल्टा हो जाएगा, समय को हम कम करते चले जाएंगे। यानी अगर हम ग्रीनिच से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अगर हम 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट कम हो जाएंगे। यानी अगर ग्रीनिच पे 12 बज रहे हैं तो हम 1 डिग्री अगर पीछे पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वहां पे 11:56 हो रहे होंगे। इस तरीके से हम इसको निर्धारित करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है और इसी से समय निर्धारित पूरा निकाला जाता है समय। एक होता है मानक समय। मानक समय वो समय होता है जो सभी देशों ने अपने अपने समय निर्धारण के लिए बनाया गया है। जैसे अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें तो भारत का जो मानक यामोत्तर है वो है 82.5 डिग्री। यानी 82.5 डिग्री पूर्व जो है इसके द्वारा भारत का पूरा देश का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। ये इलाहाबाद से जो रेखा गुजरती है उसमें पाया जाता है। भारत का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी अगर हम 0 डिग्री ग्रीनिच की बात करें और 82 डिग्री पूरब की बात करें, क्योंकि पूरब में जा रहा है तो जाहिर सी बात है समय जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे निकलता है। यानी अगर वहां पे 12 बज रहे होंगे
तो इंडिया में उस टाइम क्या होगा, शाम के 5:30 हो रहे होंगे। इस तरीके से ये समय निर्धारित किया है। रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश भी है क्षेत्रफल के आधार पर, तो यहाँ पे सबसे अधिक मानक समय है 11। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि किस देश में सबसे अधिक मानक समय को अपनाया गया है, रूस में, और कितने, 11। इसका आंसर याद रखेंगे। ये मैंने अभी आपको पूरा बता ही दिया। पृथ्वी को 1 घंटे में जो पूरा एक चक्कर लगाती है वो उसमें 24 घंटे में 360 डिग्री लगाती है। ये सारा उसी को लेकर है। ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार आप देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें आपको कुछ और टॉपिक्स दिए जाएंगे। इस चैनल से इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।